हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हमारा अपना YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट पूरे परिवार की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज की क्लास में स्वागत है। शुरू करते हैं। ग्राम सभा का गठन होता है। तो ये प्रश्न है, ग्राम सभा का गठन होता है। ऑप्शन नंबर ए है पंच उप सरपंच मिलाकर। ऑप्शन नंबर बी है ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता से। ऑप्शन नंबर सी है ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। ऑप्शन नंबर डी है पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत सभी मतदाताओं से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। व्याख्या में चर्चा करें तो देखते हैं, ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभा वार्ड सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। धारा 8A के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत सभी वयस्क स्त्री पुरुष मतदाताओं से मिलकर बना समूह ग्राम सभा कहलाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली कहलाती थी। ऑप्शन नंबर ए है नागर शैली। ऑप्शन नंबर बी है द्रविड़ शैली। ऑप्शन नंबर सी मथुरा शैली और ऑप्शन नंबर डी बेसर शैली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बेसर शैली। व्याख्या में चर्चा करें तो भारतीय हिंदू स्थापत्य कला में नागर शैली, द्रविड़ शैली व बेसर शैली प्रमुख शैलियां रही हैं। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहा गया है। इस शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच में बनाया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 545। ऑप्शन नंबर बी में 543। ऑप्शन नंबर सी में 550। ऑप्शन नंबर डी में 542। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 543। व्याख्या में चर्चा करें तो भारत की संसद द्विसदनीय है और इसका उच्च सदन राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा कहलाता है और इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 79 या 79 के अंदर मिलता है। इसके बाद में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में यह संख्या 545 है, जिसमें से 2 सदस्य मनोनीत तथा 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत सारी एग्जाम के अंदर आ चुका है, इस प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया। ऑप्शन नंबर बी है मिथाइल आइसोसाइनाइट। ऑप्शन नंबर सी एथिलीन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी मिथाइल अल्कोहल। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनाइट। व्याख्या में चर्चा करें तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस घटना को भोपाल गैस कांड या त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारी क्लास का, वो है पूर्व वैदिक काल सभ्यता का ज्ञान किस वेद से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सामवेद। ऑप्शन नंबर बी है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद। तो यहाँ चारों वेदों के नाम दे रखे हैं, ऑप्शन ए में, बी में, सी में और डी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। व्याख्या में देखें तो वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व में बांटा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ से है और पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है इसी ग्रंथ के अंदर। इसके बाद में अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी है भागवत धर्म। ऑप्शन नंबर सी है बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म। व्याख्या में चर्चा करें तो बौद्ध धर्म का प्रवर्तन महात्मा बुद्ध द्वारा किया गया था और बुद्ध ने दुख के अस्तित्व तथा उनके निवारण के उपाय बताए, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कोलंबस किस देश का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए है स्पेन। ऑप्शन नंबर बी है इटली। ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इटली। व्याख्या में बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक इतालवी नाविक था जिसने 1452 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है 1916 ईस्वी में।
ऑप्शन नंबर बी है 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1926 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1936 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में। व्याख्या में चर्चा करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना आदि लोगों द्वारा मिलकर की गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए आउवा, ऑप्शन नंबर बी है एरनपुरा, ऑप्शन नंबर सी है नसीराबाद, ऑप्शन नंबर डी है देवली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी नसीराबाद। व्याख्या में देखें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों के साथ मिलकर उस विद्रोह को अंजाम दिया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूना पैक्ट निम्न में से किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी एम जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी एम लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी एम मुस्लिम लीग, और ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी एम डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। व्याख्या में चर्चा करें तो पूना पैक्ट अथवा पूना समझौते में महात्मा गांधी एम भीमराव अम्बेडकर के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल में 20 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेजी सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति दी थी। इसके बाद में अगला प्रश्न रहेगा, ऑपरेशन विजय के द्वारा किस राज्य को 1961 में भारतीय संघ का अंग बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल, ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी है गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। व्याख्या में देखें तो ऑपरेशन विजय 1961 ईस्वी में भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव तथा अंजीदेवा द्वीपों को भारतीय संघ में शामिल किया। ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल विजय के से संबंध भी रखता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सार्क देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है भूटान, ऑप्शन नंबर डी है मालदीव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। व्याख्या में डिस्कशन करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो इसकी स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में ढाका में की गई और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान तथा श्रीलंका इसके सदस्य देश हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इस प्रश्न का ए तो है, इसमें भूटान भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, तो यही हमें मानना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पीतल निम्नलिखित में से किन की मिश्रित धातु है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा प्लस टिन, ऑप्शन नंबर बी है तांबा प्लस जिंक, ऑप्शन नंबर सी है जिंक प्लस टिन, ऑप्शन नंबर डी है तांबा प्लस एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या में बात करें तो पीतल 70%, तांबा व 30% जिंक की मिश्र धातु है। तो इसका उपयोग बर्तन व मूर्तियां बनाने में किया जाता है। तो ये जो दो प्रश्न हैं दोनों को हमने रिवाइज करेंगे। इसमें सबसे पहले तो याद रखना है, दक्षिण एशियाई जो सार्क सम्मेलन है या सार्क जो समूह है उसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसके जो सदस्य हैं उनके नाम दिए गए हैं। इसके अलावा पीतल 70%, तांबा व जिंक है वो 30% मिश्र धातु हैं जिसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, पीतल बनाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, फ्यूज तार बना होता है, फ्यूज तार किसका बना होता है यही बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम एवं तांबे की मिश्र धातु का, ऑप्शन नंबर बी है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर सी है तांबे का, ऑप्शन नंबर डी है टिन एवं शीशे की मिश्र धातु का। तो व्याख्या में बात करें तो फ्यूज तार टिन व शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत परिपथ में अति भारण या लघुपतन होने पर यह पिघल कर परिपथ को तोड़ देता है जिससे धारा प्रवाह बंद हो जाता है और परिपथ है वो सुरक्षित रह जाता है। इसके बाद में 2000 वाट के हीटर को आधे घंटे काम में लेने पर व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना करनी है। तो ऑप्शन
आधा यूनिट, ऑप्शन नंबर बी 2 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी 4 यूनिट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या में बात करें तो विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है वाट इंटू वाट गुणा घंटा बट्टा 1000। तो यहाँ पे जो मान दे रखा है 2000 गुणा 1/2 बटा में है 1000, तो इसमें 1 यूनिट इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ाने पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है ओजोन। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु में सांद्रता बढ़ाती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रादुर्भाव होता है। वैश्विक उष्मायन का भी यह मुख्य कारक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है निम्न में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर बी है डेंगू, ऑप्शन नंबर सी है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी है फिलपांव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड। व्याख्या में बात करें तो चिकनगुनिया, डेंगू व फिलपांव विभिन्न मच्छरों के काटने से होते हैं, जबकि टाइफाइड माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु द्वारा होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है एड्स के उपचार में निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर बी है एंटी रेट्रोवायरल, ऑप्शन नंबर सी है एंटीबॉडीज, ऑप्शन नंबर डी है एंटीसेप्टिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एंटीबायोटिक। व्याख्या में बात करें तो एड्स HIV विषाणु द्वारा होता है, जो मानव प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, और इसका उपचार प्रतिरेट्रो विषाणु द्वारा दवाओं या एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे अंतिम भारतीय नागरिक जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिला। ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी है किरण बेदी, ऑप्शन नंबर सी है अरुण राय, ऑप्शन नंबर डी है अरविंद केजरीवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो रहेगा ऑप्शन नंबर डी अरविंद केजरीवाल। व्याख्या में बात करें तो अरविंद केजरीवाल को 2006 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भारतीय निम्न हैं 2007 में पलगम्मी साईनाथ, 2008 में मंदाकिनी आमटे, 2009 में दीप जोशी, 2011 में नीलिमा मिश्रा, 2011 में ही हरीश पांडे, और 2012 में मिला था कोलेडाई फ्रांसिस्को, और 2006 में मिला था अरविंद केजरीवाल जी को। इसके बाद में अगला प्रश्न है और आज की जो क्लास है उसका लास्ट प्रश्न है, उसमें हम देखते हैं निम्नलिखित में से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है। तो उस समय जब ये पुस्तक की इस प्रश्न को लिखने का समय था, उस समय की बात है ये, तो इस प्रश्न को हम डिस्कशन नहीं करेंगे। बाकी सभी प्रश्नों की हमने चर्चा की। तो आज की हमारी जो ये क्लास है वो आपको लगी कैसी। कुछ प्रश्न हैं जिनमें हमें सस्पेंस था, उसमें हमने थोड़ा सा वापस रिवाइज करने का प्रयास किया है, और देखते हैं आगे जो महत्वपूर्ण क्लासेज हैं वो ऐसे ही चलती रहें। आप सबका जो अनमोल प्यार है वो इसी प्रकार से बना रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आपका ये जो सहयोग है वो अनमोल है। आशा करते हैं कि आपको ये जो प्रश्न हैं, जो क्लासेज हैं, वो फ़ायदा देंगी, हर एग्ज़ाम में फ़ायदा देंगी, और इनमें से प्रश्न भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और हमेशा याद रखें, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही ज़्यादा दहाड़ेगा। तो निश्चित रूप से सफल होने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट के साथ ज़रूर जुड़ें। और आज है 13 मई 2023। तो आज की ये छोटी सी क्लास आपको लगी कैसी, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।